ये बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ों का बेस पढ़ेंगे, फिर अगर आगे उसको अप्लाई करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर में, और ट्राइंगल्स चैप्टर के बाद उसको अप्लाई करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल्स के बाद सर्कल्स चैप्टर में। तो ये सारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं जिनमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। तो बेसिक चैप्टर यही है। चैप्टर का नाम क्या है? बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से हमें सारी चीज़ें सिखाएगा वो यही। हैप्पी दिवाली। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज ये, उससे पहले एक और बेसिक चीज, ये एंगल बताओ। अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो इसको क्या बोलोगे? कौन कौन कह रहा है एक्यूट एंगल? सभी को पता है 90 से छोटे वाला एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। और अगर ये एग्जैक्ट 90 पर है तो ये क्या कहलाएगा? 90 से बड़ा है थोड़ा सा तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ठीक है। और अगर ये ऐसा हो जाए बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? ये किस किस को पहले से पता? स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री से ज्यादा भी जा सकते हैं। yes, 180 डिग्री से ज्यादा क्या कहलाता है? 180 डिग्री से ज्यादा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स। तो पहले बताओ 90 से छोटा एग्जैक्ट 90, 90 से बड़ा 180 से एग्जैक्ट 180, 180 से बड़ा, और अगर बिल्कुल ही इसको मिला दूं वहां पर तो क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट। ये सारी चीजें तो हमें पहले से पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ये सब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कोई लाइन है, अच्छा लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों में डिफरेंस पता है? किसको पता? लाइन सेगमेंट और रे। रुद्राक्ष। लाइन विच कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। मैं इसको इधर भी कितना भी खींच सकता हूँ, इधर भी कितना भी खींच सकता हूँ, कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने दोनों साइड एरो लगाए हैं। तो जो दोनों साइड एक्सटेंड की जा सकती है, कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, दैट इज नोन एज लाइन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। और ये लाइन जो होती है इनफाइनाइट लेंथ की होती है। इनफाइनाइट लेंथ क्यों होती है इसकी? क्योंकि इसको कितना भी आप राइट हैंड साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो। एनी डाउट इन दिस पार्ट? फिर अगर आप इसका एक पॉइंट फिक्स कर दो और दूसरा कितना भी एक्सटेंड करो तो फिर हम उसे लाइन नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। अगर मैं किसी लाइन में एक पॉइंट फिक्स कर दूं और दूसरा पॉइंट फिक्स ना करूं, दूसरा कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, कहां कर सकता हूं? राइट हैंड साइड। तो बताओ इसकी इनफाइनाइट लाइन तो लेंथ होगी या फाइनाइट? कैसे होगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि यहाँ तो कितना भी जा सकता है ना, मुझे नहीं पता वो 5 जा रहा है, 10 जा रहा है, 100 जा रहा है, 1000 जा रहा है, कितना भी जा सकता है। तो इसकी लेंथ पे कितनी मानी जाएगी? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत इसमें? वहीं अगर मैं दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स कर दूं, ना तो इधर मैं कुछ आगे जा सकता हूँ ना इधर कुछ आगे जा सकता हूँ, तो ये क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। याद आ रहा है कुछ? तो क्योंकि ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते ना पीछे बढ़ा सकते हैं, तो इसकी एक फिक्स लेंथ होगी, एक फाइनाइट लेंथ होगी, जिसको मैं स्केल की हेल्प से या किसी और डिवाइस की हेल्प से मेजर कर सकता हूँ। तो इसकी लेंथ कैसी मानी जाएगी? फाइनाइट। इसकी लेंथ को क्या मानेंगे? कोई दिक्कत इसमें? इस केस में लाइन सेगमेंट के केस में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। What about ray? 1 end point. What about line? कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, कितना भी आगे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? अभी और समझते हैं ध्यान से, पूरे फोकस के साथ सभी बच्चे। ये बताइए
क्या है? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। कौन कौन कह रहा है रे? रे है, ये सभी को पता चल रहा है। इट हैज वन फिक्स पॉइंट एंड वन पॉइंट इज नॉट फिक्स, वो कितना भी आगे बढ़ सकता है। ये क्या है? रे। ये भी क्या है? रे। ये भी क्या है? रे। तो दो रेस के बीच में आपने कोई एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया। बेसिकली दो रेस थी, एक ये है और एक ये है, इनको आपने किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। किसी एंगल पर क्या कर दिया? इंक्लाइन। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, और अगर वो एंगल 90 से छोटा है तो उसको क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? एक्यूट। ठीक है। अगर दो रेस के बीच में बनने वाला एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है, कितना है? तो उसको क्या बोलोगे? समझ आ रही है बात? तो एंगल्स जो बनते हैं वो बेसिकली दो रेस के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है दो रेस के बीच का, कितने एंगल पर आ रहे हैं, वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। मीन तो अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 है तो राइट एंगल। 90 से थोड़ा सा बड़ा कर दे तो 90 से, और कहाँ तक रेंज होती है इसकी? 90 से 90 से क्या बोलते हैं इसको? और अगर बिल्कुल सीधा कर दें तो क्या कहलाता है? सीधे से भी नीचे ले जाएं तो रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा फिर? ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, तो ये वाला एंगल आपका कहलाएगा रिफ्लेक्शन। प्लस कैसा होता है? यानी कि दोनों रेस एक साथ बना रखे हैं और इनके बीच में ये पूरा एंगल बन रहा है घूमकर, तो ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा? बताओ यहाँ तक किस क्लियर? ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। इन सबको हम बार बार यूज करने वाले हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हेडिंग डालकर ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। एंगल्स मेन हेडिंग थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही ये सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की लाइंस देखा, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, फिर अलग अलग टाइप के एंगल्स देखे। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बराबर वाले एंगल्स, जैसे कि ये। क्या ये आपके पास एक एंगल बन रहा है यहाँ पर? कौन सा एंगल है? कैसा एंगल है ये? नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका? इस पूरे एंगल का नाम हो गया ABC। अगर इसको कट करती हुई एक रे है जिसका नाम लेट्स सपोज BP है, क्या नाम है? रे कहलाएगी, लाइन कहलाएगी? क्योंकि एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट एक्सटेंड हो सकता है, तो क्या कहलाएगी? तो अब ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये दोनों ही एंगल बराबर में आ रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये जो रेज आपने बनाई हैं, इन रेज को हम आर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स। तो कितनी आर्म्स बनाई है हमने? कितने आर्म्स हो गई इसकी? 3 आर्म्स। कितनी आर्म्स हो गई? 3 आर्म्स। तो इसकी एक तो कॉमन आर्म हो गई ये वाली, जो दोनों एंगल्स में आ रही है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। ठीक है, और जो दोनों में नहीं आ रही उनको बोलेंगे नॉन कॉमन आर्म्स। क्या बोलेंगे? नॉन कॉमन आर्म्स। तो कॉमन आर्म कौन सी हो गई? नाम बताओ कॉमन आर्म का। BP। और नॉन कॉमन आर्म? यहाँ से AB, यहाँ से BC। तो ये हो गई दो नॉन कॉमन आर्म्स। एक हो गई कॉमन आर्म और दो हो गई नॉन कॉमन आर्म्स। क्लियर हो गया? आर्म्स हम रेस को ही बोल रहे हैं बेसिकली, जिनके ऐसे एंगल्स बन रहे हैं। तो ये वाली आर्म क्योंकि कॉमन आ रही थी तो ये कॉमन आर्म, और जो नहीं आ रही वो नॉन कॉमन आर्म। तो ये कॉमन और नॉन कॉमन के बीच में जो ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। इस वाले एंगल का नाम बताओ जरा। ABB। इस वाले एंगल का नाम क्या है? ABD। क्या नाम है इसका? ABB। इस वाले का? BBC। दो एडजेसेंट एंगल्स मिला रहा हूँ। दो एडजेसेंट एंगल्स मिलाकर पूरा एंगल बन जाएगा। तो पूरा एंगल का नाम क्या है? पूरे एंगल का नाम क्या है? ABC। अगर आपके पास कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स मतलब दो बिल्कुल बराबर वाले एंगल्स हैं, तो आप उनका सम करोगे तो वो पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा। पूरा एंगल का नाम क्या था? ABC। अभी एंगल्स का नाम लिखना भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे आगे में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये नोट कर लीजिए एडजेसेंट एंगल्स में सब कुछ। अगर आपस में कोई दो लाइंस इस तरह से किसी एक पॉइंट पर कट कर जाती हैं, लेट्स सपोज दिस लाइन नेम इज AB, दिस इज CD, ये किस पॉइंट पर कट कर रही हैं? O पर। तो O कहलाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे O को? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये लाइंस क्या कहलाएंगी? ये लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। These lines will be considered as intersecting lines. वहीं अगर दो लाइंस ऐसी बनाएं जो हमें पता है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइंस के नाम से भी जानते हैं। क्या पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती हैं? They never intersect। कितना भी उनको आगे बढ़ाया जाए पीछे बढ़ाया जाए वो कभी भी कट नहीं करेंगी। और क्या खास बात होती है पैरेलल लाइंस की? उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सेम। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करूंगा और ये 2 आ रहा है मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करने पर भी कितना आएगा? 2। दैट मींस मैं कहीं भी उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करूंगा, परपेंडिकुलर मतलब सीधा, एग्जैक्ट सीधा डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ 2 आ रहा है, इधर ले जाऊंगा तब भी 2 आएगा, उधर ले जाऊंगा तब भी 2 ही रहेगा। उनके बीच का डिस्टेंस ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है। तो पैरेलल लाइंस के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उनके बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम या रिमेन सेम। कर लीजिए इसको सब कुछ नोट। कोई क्या हेडिंग है? कोलिनियर पॉइंट्स। आपके पास लेट्स सपोज 3 पॉइंट्स हैं A, B, C। अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर आप आ रहे हैं आराम से, इस स्ट्रेट लाइन का नाम लेट सपोज L रख दिया मैंने, तो L इज द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट्स हो रहे हैं, तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर A, B, B, B और C। तो 3 पॉइंट्स या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर यही पॉइंट्स ऐसे कुछ होते हैं, अब देखो ये एक लाइन पर नहीं आएंगे, कितनी लाइंस बन रही हैं? 2 लाइंस। तो ये एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं तो ये कैसे कराएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बना लो, फिर इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। देखो, if 3 or more points, if 3 or more points, if 3 or more points lie on a same straight line, lie on a same straight line, lie on a same straight line, then they are said to be, then they are known as, ऐसे लिख लो सिंपल, then they are known as collinear points, then they are known as collinear points। तब हम उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ये बना भी लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। These two lines are intersecting lines or parallel lines? Intersecting lines. These two lines are intersecting lines because they are intersecting at a point. Let's say point name is O. Okay. अब इनके intersect होने की वजह से यहाँ पर अगर आप focus करेंगे, so you will notice कि there are 4 angles. कितने angles बन गए? 4 angles. कितने angles बन गए हैं? 4 angles. जरा इस वाले एंगल का नाम नमन आप बताओ क्या होगा? एंगल AOC। इस वाले एंगल का नेम अश्विन? DOB। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की खास बात ये होती है कि वो आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं आपस में? ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। अभी आगे एक क्वेश्चन में प्रूफ भी कर देंगे इनको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं। ओके, चलिए यश अग्रवाल, इस एंगल का नाम बताएंगे?
एंगल AOB। राधिका गोयल AOD है ये वाला, AOD बोला था आपने। राधिका गोयल ये वाला एंगल COB। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए आपस में क्या होंगे, जल्दी से नोट कर लो। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ आ रहे हैं आपको, जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बन रहे हैं। ओके, कर लो सब कुछ नोट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स याद आ रहा है कुछ? कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? इनका सम 90 डिग्री हो। Those angles whose sum is 90 degree is are known as complementary angles, और जिनका sum 180 degree हो supplementary angles। ये आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं और पूरा मिलाकर इनको कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस एंगल का नाम अश्मित, नेम QB प्लस माधव, इस एंगल का नेम ABC ABQ। इन दोनों को मिलाकर ये पूरा एंगल बन रहा है। और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना ये, 90 डिग्री। ठीक है, पहले नाम भी लिख सकते हो कि ABC के इक्वल है, फिर नेक्स्ट लाइन में 90 लिख सकते हो। डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि 90 के इक्वल है। तो जब इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, तो हम इनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, यहाँ पर भी दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका नाम आरवमंगल AO, इसका नाम आरवपुटा ROB। इन दोनों को मिलाकर ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो ये कहलाएंगे आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। ये कहलाएंगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री। अभी RD शर्मा से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के और सप्लीमेंट्री एंगल्स के, इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज़ पहले से किस किसको पता थी? सभी को पता होती है ये बात, हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। बट कई बार मैंने ये नोटिस किया पढ़ाते हुए कि बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, सप्लीमेंट्री एंगल्स के, जब हम RD शर्मा से करते हैं हम क्वेश्चंस को, तो वो उनको पता ही नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, किसका सम 90, किसका सम 180। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताकर चल रहा हूँ स्टार्टिंग से। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट करें, हेडिंग बनाएंगे लीनियर पेयर। देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, और उसके ऊपर बीच में कहीं किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ O पॉइंट से एक और रे बन गई, क्या बन गई है, तो ये यहाँ पर आपके दो एंगल्स बनेंगे। क्या ये बराबर बराबर हैं? क्या इसमें एक कॉमन आर्म है? कॉमन आर्म का नाम आर्म। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है, अब बताओ कॉमन आर्म का नाम क्या नाम होगा? नॉन कॉमन आर्म्स का नाम OA एंड OB। ये किस चीज को क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो, तो यहाँ पर कॉमन आर्म कौन सी हो गई? OB, जो दोनों में आ रही है। नॉन कॉमन आर्म OA एंड OB। राइट, इसकी वजह से दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स का नाम नहीं आती, जल्दी से बता दो। सर AOB और BOB, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर मैं इनका सम करूं तो पूरा ये वाला एंगल आ जाएगा। कितना है ये एंगल? स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, तो कितना है ये? 180 डिग्री। इनको हम सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। इनके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे आगे, स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे लीनियर पेयर। क्या यूज करेंगे? लीनियर पेयर। अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हुए देख रहे हैं तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा इनका सम? 180। और इसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको हम? लीनियर पेयर। अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं किसी स्ट्रेट लाइन पर तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। और क्या बोलेंगे हम उसको? लीनियर पेयर। लिखो अपने पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्टार डालकर, इफ अ रे, स्टार डालकर लिखें, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands, S-T-A-N-D-S, stands on a line, comma, then the sum of
then the sum of two adjacent angles so formed two adjacent angles so formed is 180 degree and they are called as linear pair of angles क्या बोलते हैं उनको? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ तक समझ आ गई बात सभी को? अच्छा, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं ना बच्चों, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पर आपको ये वर्ड याद रखना है कि इनका सम एकदम से क्या होगा? 180। तो अब हम बार बार ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, अब हम बार बार क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। इसका अपोजिट भी ट्रू है। इसका अपोजिट मतलब अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, किसी लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये पक्की बात है कि वो स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन। दोनों चीजें हैं, एक बार कान को इधर से पकड़ेंगे, एक बार कान को इधर से पकड़ेंगे। ध्यान से समझना, जब इधर से पकड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, कौन सी लाइन गिवन है? स्ट्रेट लाइन। तो उस पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। उस पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ये पकड़ा इधर से कान, अब इधर से पकड़ते हैं। वो कह रहे हैं अगर किसी लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, खुद से दे रहे हैं, वो खुद से बता रहे हैं कि किसी लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है? 180। तो ये पक्की बात है कि वो कैसी लाइन होगी? कैसी लाइन होगी? तो कई बार क्वेश्चन आया था, जैसे एनसीईआरटी में हमारे पास एक क्वेश्चन भी है जिसमें वो कहते हैं प्रूफ करो कि ये स्ट्रेट लाइन है। उन्होंने प्रूफ करने को कहते हैं, जबकि वो दिख रही है साफ साफ की स्ट्रेट लाइन है, बट उन्होंने क्वेश्चन ही उसी से बना दिया कि प्रूफ करो क्या ये स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, उस पर बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? 180। अगर उसके ऊपर बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम किसी भी तरह 180 आ गया, तो इसका मतलब वो कैसी लाइन होगी? कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों तरह से कान पकड़े जा सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। इधर से पकड़ेंगे तो कहते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। इधर से पकड़ते हैं तो कहते हैं कि अगर किसी लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब वो कैसी लाइन होगी? किसको बेसिक्स आइडिया लग रहा है? अभी क्वेश्चन भी देखेंगे इसके ऊपर। तो लिखो इसको स्टार डालकर फिर से। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स if the sum of two adjacent angles is 180 degree, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a straight line. यहाँ पर आपके पास लाइंस हैं और वो आपस में कट हो रही हैं। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। एंगल्स कितने बन रहे हैं? X, Y, Z। कुछ गिवन भी है, उसने कहा है X और Y को प्लस करके और W प्लस Z को प्लस करके जो आता है वो आपस में इक्वल होता है। X प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस Z। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कुछ प्रूफ करना होता है, जैसे इसमें हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? अभी इसको समझ लेना, नोट करने के लिए अलग से टाइम दे दूँगा मैं आपको। सो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है? गिवन में क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस Z। ये चीज़ क्लियर हो गई? नेक्स्ट थिंग जो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करनी होती है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, इसमें स्टेटमेंट सही से नहीं लिखोगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। स्टेटमेंट लिखनी बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए नोट बाद में करना, पहले सारा काम समझने पर फोकस करना, सारा माइंड यहीं लगाना, ठीक है? किसी से कोई रेस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको नोट करने का, इसलिए सारा फोकस यहीं रखो। ओके, चलो नेक्स्ट चीज़ आपको लिखनी होती है टू प्रूव। व्हाट यू हैव टू प्रूव? In this case we have to prove that AOB is a line. AOB is a straight line आपको प्रूव करनी है। क्या आपको दिख रही है साफ साफ? Yes sir. AOB कैसी लाइन है? Straight line. ये हमें साफ साफ दिख रही है, बट हम ये नहीं लिख सकते कि साफ साफ दिख रही है इसलिए स्ट्रेट लाइन होगी। हमें प्रूफ करना है, हमें कुछ वैलिड रीजन देना पड़ेगा उसके पीछे का। तो टू प्रूव इज AOB is a straight line. अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए आप उस पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना दिखा दीजिए? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया तो आप उनको क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? स्ट्रेट लाइन। तो अब हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4। चारों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना बैठना चाहिए? कितने बच्चे गए? 360। कंप्लीट एंगल बन रहा है ना चारों को मिलाकर? यस सर। तो ये हम फिगर से देखकर खुद से समझ पा रहे हैं और इसी की हेल्प से हम लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड इक्वल्स टू 360। प्लस करते हुए यू कैन चेंज द ऑर्डर, प्लस से आपके फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन चारों एंगल्स का सम कितना आ गया? 360 डिग्री। रीजन
जो भी स्टेटमेंट ज्योमेट्री में लिखोगे ना किसी भी क्वेश्चन में, हर एक चीज़ का रीजन देना आप, ठीक है। सभी बच्चों का फोकस यहीं पर है? यस सर। तो यहाँ पर आप रीजन लिख दोगे कंप्लीट एंगल की भाई इन चारों को मिलाकर कंप्लीट एंगल बन रहा था, और कंप्लीट एंगल हमें पता है कितना डिग्री का होता है। नेक्स्ट चीज और फोकस करना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, और बताओ मैंने क्या किया, जो बता सकता है रीजन करो। सर x plus y वर्टिकल अपोजिट है y w plus z। वर्टिकल अपोजिट की कोई बात नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर गिवन कंडीशन है। ठीक, पहली बात तो ये समझो कि जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो एक एक एंगल में देखना है स्टार्टिंग में, बहुत रेयर केसेस में आपको सम में देखना पड़ेगा, अदरवाइज एक एक एंगल में देखना है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि वर्टिकली अपोजिट की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस z। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर जो w प्लस z आ रहा था उसकी जगह x प्लस वाई लिख दिया। राइटिंग, w प्लस z की जगह क्या लिख दिया, x प्लस वाई की जगह w प्लस z भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एज योर विश, जो आपको अच्छा लगता है। आपको x और y ज्यादा अच्छे लगते हैं तो x और y में लेकर चलो, w और z से ज्यादा प्यार है तो w और z लेकर चलो। मुझे x y ज्यादा पसंद है, क्यूट से लगते हैं तो मैं x और y लेकर चलता हूँ। ओके, यहाँ पर w और z थे, मुझे बेकार लग रहे थे, मैंने हटा दिए। w प्लस z की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस y। ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मुझे बेकार लग रहे थे तो मैं सच में अपनी मर्जी से हटा दूंगा, ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये आपस में क्या दिए हैं, इक्वल। तो मुझे रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि w प्लस z x प्लस y के इक्वल था इसलिए लिख दिया, और ये गिवन था। क्या था ये, बिकॉज स्टेटमेंट्स का, हर एक स्टेटमेंट का अपना एक रूल है और हम उसका रीजन भी देकर चल रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला पेन रूल का समझना, बाद में नोट करना समझ कर, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी सारी चीज। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस x राइट टर्म्स हैं, प्लस हो जाएंगे, y प्लस y इज इक्वल्स टू, वो तो चल ही रहा है 360, उसकी तो कोई गलती नहीं होता, एज इट इज चल रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई बजाकर डिवाइड हो जाएगा। 360 डिवाइड बाय 2, 360 डिवाइड बाय 2, x और y एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट मतलब बराबर बराबर बन रहे हैं। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ रहा है, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो कैसी लाइन होगी, ये तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो फाइनल स्टेटमेंट में हम ये लिखेंगे, सिंस x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर सम इज 180 डिग्री। कितना है इनका सम, 180। हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB पे बनने वाले इन दोनों एंगल्स का सम क्योंकि 180 डिग्री आ गया, तो इसलिए हम इसको कैसा बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो इस बार कान हमने ऐसे पकड़ लिया उल्टा, हमें स्ट्रेट लाइन दी नहीं थी, हमें कहा था कि इसे प्रूफ करो, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उसके ऊपर बन रहे हैं और उन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब कैसी लाइन होगी, बताओ ये किस किसको क्लियर है। अगर क्लियर है तो समझ कर इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर फाइनल स्टेटमेंट लिखा दो। since the sum of adjacent angles, इसी में लिख रहे हैं लाइन, since the sum of adjacent angles is 180 degree, since the sum of adjacent angles is 180 degree, hence कॉमा लगाकर hence AOB is a straight line, hence AOB is a straight line, लास्ट में लिख देना hence proved।